सो रोहित, कमिंग बैक टू यू, जैसे ही आपने बोला वैसे ही मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं. नाउ निफ्टी इज ऑफ लोज 23,892, अ बिट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द लोज. थोड़ा बहुत तो है, और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है फ्रॉम लोज. तो आज का लो है 54,440 का है, लेकिन इस समय 54,677 के आसपास इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए. रोहित, आपने एक स्टोरी हमें सुझाई थी आई थिंक कपल ऑफ वीक्स बैक, जब एथेनॉल को लेके कोई बात नहीं कर रहा था, शुगर को लेके कोई बात नहीं कर रहा था, एंड आई गेस यू वर द ओनली वन हु सेड कि दिस इज़ द टाइम टू बाय शुगर स्टॉक्स. और अगर हम शुगर स्टॉक्स को आज भी देखें तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि एथेनॉल स्टोरी इज़ प्लेइंग आउट. और सरकार ने जो बदलाव किए हैं नियम में, और जो अमेंडमेंट्स हो रही है, तो लगता है कि सरकार का भी फोकस जो है वो एथेनॉल पे ज़रूर होगा. अब शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, ये कहाँ तक जा सकता है? अभी भी मौका है खरीदने का? बिल्कुल, मैं मानता हूँ. मैंने ये चीज़ अपने जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुक है उसमें क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है. तो लॉन्ग टर्म का हमारा मीनिंग होता है एटलीस्ट 2 years इफ नॉट 3 years. ओके. तो लंबा दौर है. ये सिर्फ शुरुआत है, बिकॉज जो कमोडिटी साइकिल होती है इसके 3 स्टेजेस होते हैं. एक होता है प्रेशियस मेटल्स का, दूसरा होता है मेटल्स, बेस मेटल्स जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, और उसके पीछे पीछे फिर एग्रो कमोडिटी साइकिल शुरुआत होती है. ओके. तो एग्रो कमोडिटी साइकिल के हम लोग बिल्कुल ही अर्ली स्टेजेस में है. मेटल साइकिल ऑलरेडी रिकग्नाइज हो चुका है, प्रेशियस मेटल्स तो बहुत ही ज्यादा रिकग्नाइज हो गया है. सो दिस इज द 3 stage थिंग दैट वी आर सीइंग. तो इनफैक्ट विद इन एग्रो कमोडिटीज कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जो पहले निकल चुके हैं, जैसे कि वीट है, सोयाबीन है, इनके प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर है. ओके. शुगर के प्राइसेस पिछले हफ्ते बिल्कुल लो पॉइंट पे थे, 2 साल के लो पे पहुंचे थे अराउंड 17th of April. लास्ट नाइट दे वर अप अराउंड 4%. इट्स स्टिल अर्ली डेज, इट्स अ अर्ली साइन ऑफ अ रिवर्सल. थोड़ा हम लोग और देखेंगे कि शुगर के जो ग्लोबल प्राइस है वो 15 या $16 के ऊपर एक बार निकल जाएं. I would think that a long-term reversal has happened, and then that also would have an impact for the sugar sector. Apart from ये सब जो दूसरे एंगल्स हैं, ethanol, shortage of fertilizers, ये सब भी एग्रो साइकिल को कहीं ना कहीं मदद करेंगे. Okay. क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर क्या होगा कि ड्यू टू फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस ग्लोबली देयर इज गोइंग टू बी फूड शॉर्टेजेस, ओके. एंड दैट विल कॉज फूड प्राइसेस टू गो अप. तो इमीडिएट थॉट ये आता है कि इस एनवायरमेंट में, इन हालातों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आखिर में हम लोग को शेयर खरीद के ही पैसे कमाने हैं. जी. So sugar is one of the segments where you have pure producers available in the Indian market, और बहुत सारे players हैं. तो इसलिए वो एक segment है, although they are small companies, but you get good pure plays in the mid small cap area in sugar. And that is where I thought of looking at it. उसमें एक ही कंपनी बड़ी है जिसमें एथेनॉल का भी शायद एक्सपोजर है, that is known to most, which is बलरामपुर चीनी. जी. But there are many other smaller ones which do pure sugar production, and I'm looking at the whole pack. So it's not कि सिर्फ एथेनॉल के स्टोरी पे, but I'm looking at the entire sugar cycle playing out. ऑयल एंड गैस स्पेस में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि दाम तो बढ़े जा रहे हैं? आपने कहा कि मे बी दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द रैली दैट वी आर सीइंग इन द क्रूड, दैट्स ओके, बट हमें क्या करना है? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स में, ओएमसीज में, एंड द अपस्ट्रीम कंपनीज, लगता नहीं है कि जो क्रूड के दाम है वो जल्दी से 75-80 के आसपास आएंगे? टाइम तो लगेगा ही, पर तब तक के लिए क्या हमको इस सेक्टर से थोड़ा बहुत कॉशियसली इस सेक्टर को अप्रोच करना चाहिए? सो व्हाट इज योर टेक ऑन द ऑयल एंड गैस स्पेस नाउ? तो ऑयल में ईच सेगमेंट इज डिफरेंट. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कंट्रोल बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट का. सो दैट इज वेयर कंपनीज आर नॉट एबल टू प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट पे भी टैक्स लग जाता है. बट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस इज डायरेक्टली ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल टेक अ हिट अनलेस उनके जो प्राइसेस हैं उनको हम फ्री कर दें. गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद वो भाव बढ़ाएंगे, तो कई लोग इस बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि सोचिए कि जब भाव नीचे भी थे तो उन्होंने भाव कम नहीं किए, तो वी मस्ट गेट सम बेनिफिट ऑफ डाउट ऑन द अदर साइड ऑल्सो. सो प्राइसेस अगर बढ़ने भी, आई डोंट थिंक इट विल हैपन इमीडिएटली. तो नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. Eventual positive impact could be on the refiners themselves, the players जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी, ये वाले प्लेयर्स जो हैं, इन पे कहीं ना कहीं जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है इसका. सो
you'll have to look at the two segments separately, which has always been the case India में because of the way it is. You just can't buy कि सब oil and gas companies ले लो. Oil prices बढ़ रही हैं तो OMCs को avoid करके we'll have to look at the others. बिल्कुल हमने अच्छा मूव हमने चेन्नई पेट्रो में भी देखा, एमआरपीएल में भी देखा, रिलायंस पोस्ट अर्निंग्स में काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिल रहा है. ओएनजीसी इज ऑल्सो डाउन टुडे क्योंकि मार्केट्स पूरा डाउन है, लेकिन इट्स होल्डिंग अप. आई मीन 300 लेवल के आसपास ओएनजीसी में एक अच्छा रुझान देखने को मिला. चलिए कुछ नतीजों की बात करते हैं, और नतीजे जो है वो एफएमसीजी स्पेस से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. आज एचयूएल की अर्निंग्स आई, हालांकि एचयूएल के स्टॉक में गिरावट है क्योंकि पूरा मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रही और वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है. हाईएस्ट ग्रोथ इन 12 क्वार्टर्स, और होम केयर सेगमेंट में हाईएस्ट ग्रोथ इन 11 क्वार्टर्स फॉर एचयूएल. नेट प्रॉफिट इज अप 21.4%, रेवेन्यू इज अप 7.6%, और एबिटा मार्जिन्स एट अराउंड 25.1% वर्सेस एस्टिमेट्स ऑफ 23.1%. सो इट्स अ बीट ओवरऑल, बट स्टॉक इज अंडर प्रेशर. सो एफएमसीजी स्पेस से अगर हम देखें रोहित, तो आंकड़े अच्छे आए हैं, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई है. जो सरकार ने कदम पिछले साल में उठाए थे फॉर द टैक्स स्लैब चेंजेस एंड देन जीएसटी में कटौती, रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी स्लैब्स, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है. आप नेस्ले की अर्निंग्स भी अच्छी आई थी, आप एचयूएल की अर्निंग्स आज देखिए तो अच्छी ही आई है. तो आपको लगता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, या फिर आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट्स हमने इस पूरे 2 महीने में देखी है पोस्ट दिस मिडिल ईस्ट टेंशन, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर में पड़ना चाहिए फॉर दीज कंपनीज टू? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक्चुअली एफएमसीजी कंपनियां ऑलमोस्ट 1.5 साल से करेक्टिव फेस में थी. इफ यू लुक एट द एफएमसीजी इंडेक्स, वो 2024 में टॉप बनाया और अब जाके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बॉटम बना रहा है. तो इट हैज ऑलरेडी बीन थ्रू अ बिग करेक्शन. तो इसमें काफी नेगेटिव्स शायद प्राइस इन हो गए होंगे. सो व्यू एफएमसीजी पे बुलिश होगा, बट सिर्फ एक कैवेट है कि जिन लोगों को एफएमसीजी एज अ सेक्टर पसंद है तो ठीक है, वो उसमें निवेश करें. बट अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से जाते हो तो ड्यूरिंग अ ग्रोथ मार्केट या बुल मार्केट, जिस तरह का मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, उसमें जो है आप ग्रोथ स्टॉक्स में ऑलवेज बेटर रिटर्न्स देखेंगे. करेक्ट. जैसे हमने 2003 से लेके 2010 में एफएमसीजी वाज एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर. दूसरे सेक्टर्स ने ज्यादा रिटर्न्स दिखाए, और यही चीज हमने 2020 से लेके 2024-25 तक भी देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर वाज अंडर परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द मार्केट. आई थिंक वो पैटर्न नहीं बदलेगा. तो बॉटम जरूर हो गया होगा, बट इफ यू आर लुकिंग एट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, देन दैट्स नॉट द प्लेस टू एलोकेट योर फंड्स. दैट इज द मेन पॉइंट आई वांट टू मेक. ओके, सो कहाँ पे पार्क करें फंड्स? I mean, sugar is a space, agro commodities is a space that you have already spoken about. पर कोई और sectors जो आपको अच्छे लग रहे हो for next 1 to 2 years? So outside of commodities में metals भी आ जाते हैं, but outside of that it is the entire energy space जिस पे वापस focus आ ही गया. आप ऑलरेडी देख रहे हो कि energy और power related companies पिछले 1 महीने में आउट परफॉर्म कर रहे हैं. तो जहां पे भी उनमें फिर से करेक्शन आएगा शॉर्ट टर्म में, वी शुड लुक एट दोस बाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर नाउ गोइंग टू फोकस इवन मोर ऑन एनर्जी सिक्योरिटीज. देयर इज द डेटा सेंटर एंगल, देयर इज द एआई एंगल. तो बहुत सारे अलग अलग एंगल से पावर की रिक्वायरमेंट्स वो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही हैं. एंड द मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी. सो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियां जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गई थी, इनमें कई ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने 1.5-2 साल में उनके वैल्यूएशंस जो है कम हो गए. So they have become attractive again, and so you have to again go back and look at the entire energy space for opportunities. Pharma space has been a defensive space. ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है, लेकिन recent developments जो है काफ़ी positive developments हुई है, and this space is quite holding up quite nicely. तो pharma में आपको क्या लगता है कि ये participate कर सकता है next leg of rally में? I think so. Okay. I think so. It's time for some participation in pharma also. इसमें कहीं ना कहीं इनफैक्ट I keep highlighting जो US का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम ट्रम्प साइड कि उनको सस्ती दवाइयों की जरूरत है जी. और कहीं ना कहीं दैट कीप्स द ग्लोबल एंगल ऑन. नहीं तो जो बीच में एक थोड़ा डर था कि विल दे टेक एनी एक्शंस अगेंस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स, वो बात सुन के बहुत क्लियर हो जाता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं. सो आई थिंक द फार्मा स्पेस रिमेन्स अट्रैक्टिव इन मेनी डिफरेंट वेज, बोथ डोमेस्टिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल मार्केट ग्रोथ. दोनों तरीकों से
फार्मा स्टॉक्स में ग्रोथ रहेगी और जहाँ पे दे आर लुकिंग एट आई थिंक कंपनीज दैट आर प्रोड्यूसिंग फॉर exports and for a generic product goods, I think those are also will continue to be in focus. So what do you like, Rohit? Large caps, mid caps, small caps? Mid and small caps are outperforming and will continue to outperform. ये चीज हमें आंकड़ों में भी दिखती है when we compare the earnings growth. प्रीवियस फेज में भी ऐसा था और ये स्लो डाउन में भी ऐसा ही दिख रहा है. सी इवन वेयर अर्निंग्स ग्रोथ फॉर निफ्टी कंपनीज वो 20-22% से आके 8-9% पे आ गया जब ग्रोथ, तो मिड और स्मॉल कैप का अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी 18-20% पे है जी. तो वो 30% से 18-20 पे आ गया, तो इट इज स्टिल शोइंग अ हायर रेट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ देन कंपेयर टू निफ्टी स्टॉक्स. तो मिड और स्मॉल कैप स्पेस आउट परफॉर्म ही करता जाएगा और ये चीज हमने मार्च के सेल ऑफ में भी देखा कि हम लोग अगर एक रेशियो चार्ट देखते हैं वो नीचे जाने की जगह ऊपर गया है मार्च के महीने में थ्रू आउट द फॉल, विच मीन्स दैट मिड एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस डिड नॉट फॉल एज मच एज निफ्टी. Correct. तो द एंटायर सेलिंग वाज हैपनिंग इन लार्ज कैप्स. तो बहुत ही साफ है कि ये सेगमेंट आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करता रहेगा. रोहित, आपने कहा कि एआई स्टोरी इज स्टिल नॉट ओवर, आपने समझाया भी. तो इंडियन आईटी स्पेस में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल ही अवॉइड करना है क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे चीजें आगे कैसे बढ़ेंगी. सी अर्निंग्स ग्रोथ जो बड़े आईटी कंपनियों के हैं, they for many years they have been growing at 8%, 6%, 12%, and for that we are paying price earnings ratios of 20 times, 30 times. तो ये हाई वैल्यूएशंस हम लोग एक एफएमसीजी डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे हम लोग उनको दे रहे थे, बट ये जो एआई का ट्रेंड है इसने कहीं ना कहीं उस चीज को भी ठुकरा दिया कि इतने हाई वैल्यूएशंस पे आप ये कंपनियां नहीं ले सकते क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एंटायर बिजनेस मॉडल पे थ्रेट हो सकता है. So I think till that does not get resolved very very clearly, एक अनवाइंडिंग शुरू हुआ है. कई जो लार्ज फंड्स हैं जो पहले होल्ड करके रखते थे कि नहीं आईटी तो हम नहीं बेचेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रखते ही हैं, उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया, अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है. So I think it is going to take time before interest comes back to the sector. इसको अवॉइड करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि गिर गया है तो उसको ले लें. आराम से देखेंगे, जब टर्न अराउंड होगा वापस परफॉर्मेंस नजर में आएगी कि परफॉर्मेंस बढ़ने के क्या कारण है, इंप्रूव होने के क्या कारण है, तब जाके हम लोग वापस आईटी सेक्टर को समझ सकते हैं. रोहित, अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है.